आज हम लोग चर्चा करेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। एग्जाम पर्पज से, एग्जाम किसी भी सेक्शन का हो सकता है, रेलवे हो, एसएससी हो या मैट्रिक स्तर का एग्जाम हो, उन सभी में एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रश्न एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या है? 0 का विवेचक क्या है? विवेचक क्या है? चलिए, द्विघात समीकरण, द्विघात किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम 2 का घात, अधिकतम 2 का घात, ठीक है ना। ये तो जानते ही होंगे चर पद और अचर पद। चर पद क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे, यानी वेरिएबल हो, वह चर पद। जैसे ए से लेके जेड तक जितने भी आपके लेटर हैं वह क्या है? चर पद है। और अचर पद जिनका मान ना बदले, ठीक है ना, नॉन वेरिएबल। जैसे 3 को, यानी 3 को अगर इंडिया में 3 कहा जाता है या 3 इंग्लिश में बोलते हैं, तो भैया अमेरिका में इसको 3 को 4 तो नहीं कहा जा सकता। 3 का वैल्यू भी वहाँ क्या रहेगा? 3, यानी यह क्या हो गया? अचर, यानी इसका मान नहीं बदलता है। तो विवेचक को देखिए डिनोट किया जाता है डी से। किससे? कैपिटल डी से। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। अब तो भैया सोचने का विषय है कि इसमें x दिया है, यहाँ पे फार्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। तो समझना है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण, इसका रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c का रूप होता है, जिसमें a जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं x² के साइड में क्या है? a, मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में है। तो a जो है x² का गुणांक है। किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक। और c क्या है आपका? अचर पद। अचर पद का मतलब जिसका मान नहीं बदले, नॉन वेरिएबल। चलिए ये चीजें हैं a b c, अब समझ गए। तो प्रश्न था कि 2x² माइनस 4ac प्लस 3 बराबर 0, इसमें आपका निकालना है विवेचक। तो विवेचक को किसे लिखे थे? डी से। चलिए अब इस फार्मूला पर इसको सेट कर दें। तो पहले देखेंगे इस द्विघात समीकरण, b बराबर क्या मान दिया है? द्विघात समीकरण आपका है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। चलिए हमने पढ़ा भी कि a जो है x² का गुणांक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x² का गुणांक क्या है? यानी x² के साथ गुना के रूप में क्या आया है? 2, किस रूप में है? प्लस। तो a का मान यहाँ पे हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे b बराबर पढ़ा हमने x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है -4। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? -4। और c बराबर क्या हो जाएगा? c हमारा अचर पद। तो c बराबर है +3। तो प्लस का साइन नहीं लिखते, कोई डायरेक्ट लिख देते हैं c बराबर 3। चलो विवेचक पर बैठा देते हैं फार्मूले पर। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? -4। तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2। और c का वैल्यू कितना है? 3। चलिए तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में वैल्यू आएगा। और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आ गया 16 माइनस 24। तो पहले तो देखेंगे 24 का मान बड़ा है, 24 के साथ साइन क्या लगा हुआ है? माइनस। ये हो जाएगा माइनस। और इस कंडीशन में हमेशा बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाते हैं। बड़ा अंक इसमें 24 दिख रहा है, छोटा अंक क्या है? 16। 24 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -8। यही आपका विवेचक हो गया, ठीक है। विवेचक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख सकते हैं सारा चीज इसमें लिख दिया गया है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक में, मैट्रिक स्तर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैट्रिक में पूछे जाते हैं। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है, जैसे कंपटीशन का, कंपटीशन में रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, इन सभी सेक्शन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कुछ उन किन्हीं लोगों को परिमेय और अपरिमेय में थोड़ी सी समस्या होती है, तो थोड़ा इसको हल्का फुल्का हम फुहारा मारते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चले इसके बारे में चर्चा हो जाए। परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे? जिन्हें परिमेय संख्या बराबर होता है, या परिमेय संख्या कहते किन्हें हैं? जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सके। किस रूप में? p बटा क्यू। और क्यू जहां क्या हो, q बराबर नॉट जीरो, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अगर कोई भी अंक अंश बटा हर के रूप में है तो वह परिमेय संख्या होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वहां जो हर है, हर का मान जीरो ना हो, तो वह परिमेय संख्या। जैसे मान के चले दे देगा कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आपके पास सवाल है कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखिए, हम 3 को p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 बटा 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऊपर का मान को क्या कहा गया? p, नीचे के मान को q, यानी p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो यह क्या हो जाएगा? 3 एक परिमेय संख्या। 3 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब जैसे सवाल पूछा जाए कि रूट अंडर 16 बटा 25 क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब रूट का क्वेश्चन हो और रूट में अगर ऐसा मान दे दिया जाए जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकाला जाएगा, वह क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो 16 का वर्गमूल कितना? 4। कितना होता है? 4। और 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए p बटा क्यू के रूप में आ गया, यानी रूट अंडर 16 बटा 25 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय। अगर दे दे कि 3√2 बटा √2 क्या ये परिमेय संख्या है? देखें आप लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। 3√2 बाई √2 क्या ये परिमेय संख्या है? तो अभी तो हमने कहा कि भाई जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वह परिमेय संख्या। 2√2 का वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा? नहीं, तो ऐसा थोड़ी है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल यानी कट गया, तो क्या बच गया? 3 × 1 यानी 3। अब 3 क्या है आपका? परिमेय संख्या, यानी यह पूरा का पूरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर इसी तरह रहे कि 3√2 बटा √3, अब बताएं क्या ये परिमेय है? तो भैया ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परिमेय नहीं है। यह क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय को कहा जाता है नॉन रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय को रेशनल और अपरिमेय को नॉन रेशनल नंबर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आएगा मूल पर प्रश्न। जैसे द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके या तो मूल ज्ञात करने होंगे, या मूल का योग ज्ञात करना होगा, या मूल का गुणनफल। देखिए द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना हो? 2, वह क्या होता है? द्विघात। अगर अधिकतम घात 3 हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? त्रिघात। ठीक है ना। और अगर कोई घात नहीं तो उसको या तो एक घातीय कहते हैं, या लीनियर, या रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। चलिए एक प्रश्न है, चर्चा करते हैं अगला प्रश्न पर। परिमेय हो गया, चलिए देखते हैं।
यदि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है। के मूल्य मूल्य नहीं, मूल्य मतलब तो कीमत हो जाता है। अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा है। बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए इसको दो तरीकों से बनाया जा सकता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। देखिए एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको शॉर्ट में बनाने का, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था द्विघात समीकरण में कि जो देखिए एक्स ये जो होता है ये बराबर क्या बताया था? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, किसका गुणांक? एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर पद। चलिए अब ध्यान देखने वाली बात यहाँ पे, इस बहुपद को ध्यान से देखते हैं। अब देखते हैं इसमें ए बराबर क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब एक है। क्या है? एक है। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक गुना के रूप में क्या है? -2 है। क्या है? -2। और सी क्या है आपका? सी बराबर +5 है, तो 5 लिख दिए। अब हम मूल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। मूल क्या दिया है? अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। तो देखिए मूल का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, एक फार्मूला है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अब बटा क्या हो जाएगा? ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो आप इस रूप में लिखिए या -b/a के रूप में लिखिए। चलिए इस द्विघात समीकरण को देखते हैं। -b/a, तो माइनस तो आपका फार्मूला में है और b का मान कितना है? -2, तो -2 लग जाएगा और बटा क्या हो जाएगा? ये a का मान कितना है? 1। अब चलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी +2/1, यानी कितना हो जाएगा? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी प्रश्न में एक चीज और मेंशन कर देता कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी मूल का गुणनफल क्या होगा? मूल का गुणनफल। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला है c/a। अब यहाँ पे c क्या था आपका? अचर पद। क्या था? अचर पद। और a क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब ध्यान देंगे c का वैल्यू कितना था? 5 और a का वैल्यू 1, यानी इसका मान हो जाएगा 5। लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, यानी मूलों का योग कितना? 2 और मूल का गुणनफल 5। ये ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए, आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए सवाल है चौथा, यहाँ पे साइड में बनाते हैं। सब चौथा नहीं, तीसरा कह रहा है कि यदि एपी, चलिए एपी का क्वेश्चन है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एपी का प्रथम पद
प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी हो तो nवां पद का मान या nवां पद क्या होगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं हल्का फुल्का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। जैसे कोई अंक आपको दिया रहेगा सीरीज में, ठीक है ना, जैसे देखते हैं 2, 5, 8, 11, 14। अगर कहा लगे क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो चेक करने का तरीका है इन सभी अंकों के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए। अगर सभी अंक का डिफरेंस बराबर हो तो वह एपी में होता है। जैसे 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए 2 से 5 क्या हुआ है? +3 इंक्रीज किया है। 5 से 8 +3 इंक्रीज किया है, यानी बढ़ा है 3। 8 से 11 +3, 11 से 14 +3। तो देख पा रहे हैं हम कि सारे पदों में क्या है? 3 का बढ़ोतरी यानी वृद्धि हुई है। यानी जाहिर सी बात है दिया गया पद क्या है? एपी। क्या है? एपी। एपी में जो देखिए, एपी में जो पहला मान देखिए 2, 5, 8, 11, 14 क्या है? कि पद का सब मान है। पद का क्या है? मान। जैसे प्रथम पद पर क्या लिखा हुआ है? 2। दूसरे पद पर क्या है? 5। तीसरे पद पर 8। चौथे पद पर 11। पांचवें पद पर 14। ठीक है ना, यानी पांचवें पद का मान 14 है। इस तरह का प्रश्न है। तो एपी में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। प्रथम पद को क्या लिखते हैं? ए, या कहीं कहीं आपको A1 भी मिलेगा, या कहीं कहीं आपको T1 भी मिलेगा। ठीक है ना, किसी से भी नोट कर दीजिए। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? अगर ए मानते हैं तो A1 होगा, अगर A1 मानते हैं तो A2 होगा, अगर T1 मानते हैं तो अगला पद T2 होगा। चलिए अब इसमें सार्वंतर का मतलब डिफरेंस। सार्वंतर यानी डिफरेंस, यानी दो अंकों के बीच का अंतर। D बराबर क्या हो जाएगा? D2 - T1 या A2 - A1, जो भी करना है। अगर A मानिएगा तो A1 होगा अगला पद, उसके अगला पद A2 होगा। अगर A1 मान लेते हैं पहले पद को तो अगला पद A2 होगा। अगर पहले पद को हम लोग मान लिए T1 तो अगला पद T2। चलिए तो मान लेते हैं T2 या A1 जो भी। तो सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा? T2 - T1। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो nवें पद का मान n होता है, n होगा आपका पद की संख्या। n किसको डिनोट करता है? पद की संख्या। और nवें पद का मान यानी Tn होता है पदों का मान। तो आपसे पूछा गया है nवें पद का मान, तो लिख लेंगे Tn बराबर एक सूत्र होता है a + n - 1 × d। यही आपका सटीक आंसर हो गया। यानी nवें पद का मान हो जाएगा प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 × सार्वंतर, यानी Tn बराबर a + n - 1 × d। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां कहीं भी लगे दिक्कत तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है? फिर हम इसी पर आधारित और वीडियो बना सके अगर कमेंट लिखेंगे तो। चलिए मिटाया जाए इसको। चलिए साफ करते हैं इसको। देखिए ऐसा, देखिए रेलवे के क्वेश्चन में खास करके एपी से क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। कहीं कहीं इसको रीजनिंग के तौर पर भी प्रयोग कर दिया जाता है। रेलवे ऐसा विभाग है, रेलवे की जो भर्ती होती है उसमें आपको संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके जितने भी विषय हैं उनकी जानकारी होनी अति आवश्यक है। तभी उसके एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है
समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? प्रश्न आपके सामने दिया गया। देखिए क्या है प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज की संख्या कितनी है? 2, जिनका भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चलिए अब इसको समझते हैं। पहले तो समझना होगा कि समरूप होता क्या है। समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब देखने में जो एक जैसा लगे उसको क्या कहेंगे? समरूप। क्या कहेंगे? समरूप। और एक होता है बाबू सर्वांशम। सर्वांशम में होता है कि भैया पहले तो दोनों का मान क्या हो? बराबर हो। यानी पहला अगर 3 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 3। पहला अगर 6 है तो दूसरा भी 6, तब उसको कहेंगे सर्वांशम। और समरूप का मतलब जैसे देखिए, जैसे हमने ये बनाया, ये दोनों आपस में क्या है? चलिए फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर बी, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। यानी देखने में एक जैसा, लेकिन अमाप बराबर है, अमाप बराबर नहीं है। अमाप बराबर, अमाप का मतलब हो गया इसकी माप। जैसे मान के चले इसकी त्रिज्या दे दिया गया 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अमाप बराबर तो नहीं है। जब अमाप बराबर नहीं तो वह क्या हो जाएगा? समरूप। देखने में एक जैसा बिल्कुल, ठीक है। तो क्या लिखाएगा? एक समरूप, समरूप का सिंबल ऐसे होता है, क्या हो जाएगा? ये समरूप बी। लेकिन यह सर्वांशम नहीं है। सर्वांशम क्या होता है? अगर ये सर्किल का त्रिज्या है, सर्किल की त्रिज्या अगर 3 है, अगला सर्किल भी बना, इसकी भी त्रिज्या क्या है? 3 है। अब देखिए फिगर नंबर इसको कर देते हैं, पी और क्यू। पूछेगा कि क्या ये दोनों आकृति समरूप है कि सर्वांशम? तो देखने में तो एक जैसा बिल्कुल है, और अमाप भी क्या है? बराबर। जब अमाप बराबर तो दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांशम। तो पी सर्वांशम क्या हो जाएगा? क्यू। पी सर्वांशम क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी है क्यू के बराबर है और देखने में भी एक जैसा, सर्वांशम के साथ साथ समरूप भी है। यानी सर्वांशम चीजें समरूप होती हैं, लेकिन समरूप चीजें सर्वांशम नहीं। चलिए आते हैं, यह प्रश्न था थोड़ा त्रिभुज पर, वैसे जानकारी आपको दे दिया हमने समरूपता के बारे में। जैसे मान के चले 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज आपका है PQ। अब देखिए दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है। सपोज कीजिए कि इसका एक भुजा कितना है? 4, इसका एक भुजा कितना है? 9। जाहिर सी बात है, फिगर बड़ा है तो 9। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल होता है अंदर का एरिया। किसी भी देखो 2D की हम चर्चा करते हैं, 2 डायमेंशन का, तो उसमें होता है क्या? क्षेत्रफल। और 3D की चर्चा करते हैं उसमें होता है आयतन। तो देखिए ये हो गया बीच का क्षेत्र, आपका क्षेत्रफल। इसके भी बीच का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कहेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल। ये आ रही है एरिया, एरिया ये क्षेत्रफल हो गया। परिमिति कहेगा, अगर परिमिति की बात होगी तो परिमिति होता है किनारों पर, चारों। इस मतलब पूरा घूम जाना है, इसमें हो जाएगा परिमिति, लेकिन क्षेत्रफल अंदर का हिस्सा। जैसे हम रूम में अगर बैठे हुए हैं तो रूम में परिमिति पर बैठे हैं कि क्षेत्रफल पर? रूम के क्षेत्रफल पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्षेत्रफल पर। लेकिन रूम का जो दीवार खड़ा होता है ना, वह किस पर होता है? परिमिति। किस पर होता है? परिमिति। ऐसे तो रूम घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार। घनाभ की पहचान तो जानते ही होंगे, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, साथ ही साथ ऊंचाई। जैसे यही कमरा है, कमरा में क्या है? यह चौड़ाई एरिया है, फिर ऐसे जाएगा तो लंबाई हो जाएगा, और छत के लिए हाइट दिया गया है, ऊंचाई। जब तीनों चीजें हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? घनाभ। क्या हो जाएगा? घनाभ।
जब घनाभ पढ़ाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, कह रहा है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है और इनके भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो समरूपता के अनुसार क्षेत्रफल जो होता है, दो समरूप, इसके कुछ नियम हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यही फार्मूला है। समरूपता की कसौटी के अनुसार दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया अब इस दोनों त्रिभुज में संगत भुजा क्या हो गया? संगत का मतलब किसी के जैसा, जैसे ए बी को लेते हैं। अगर हम पहले चित्र में ए बी लेंगे तो ए बी का संगत क्या हो जाएगा? पी क्यू। ए बी संगत क्या है? पी क्यू है। उसी तरह ए सी संगत किसका है? पी आर का। ए सी संगत पी आर और बी सी किसका संगत हो गया? क्यू आर। बी सी संगत क्यू आर। चलिए, अब यह हमारा रहा मुख्य रूप से ये चीज, इसी बात को ध्यान में रखना होता है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए, तो दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं। अमाप बराबर है, अमाप बराबर नहीं है, यानी इसका माप 4 है, इसका माप 9 है। बराबर तो नहीं हुआ, तो सर्वांशण नहीं होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप। तो समरूपता की कसौटी के अनुसार दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के शॉर्ट कर देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। चलिए, अब देखिए, दो समरूप त्रिभुज, तो त्रिभुज ये है, त्रिभुज यानी लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। अब देखिए संगत भुजा, यानी ए बी ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे? पी क्यू। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटा पी क्यू। यानी यह जो क्षेत्रफल है इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो वर्ग क्या करिए? पहले तो इसका अनुपात कर लिया, इसका क्या कर देंगे? वर्ग यानी होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, ए बी का मान कितना था? 4 और पी क्यू का मान कितना है? 9। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौका 16 और 9 81। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 16:81। ठीक है, ये हो गया विस्तार से। क्या हो गया? विस्तार से। कहीं कोई अगर दिक्कत लगे आपको तो बिल्कुल कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आवे फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि आप लोग कोई अच्छी तरह से इसको समझ लें। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया 16:81। अगर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाना है, यानी 1 नंबर में बनाना है, तो इतना बनाने में आपको समय लग जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। बस ये चीज याद होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया था, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो भैया जाहिर सी बात है, दो भुजा डबल है, 4:9 यानी 4/9 इसका वर्ग हो जाएगा। सिंपल सा, 4 का 16/9 81, 16:81 ही राइट आंसर। जिस ऑप्शन में होगा उसको घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एकदम ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं।
लेकिन अगर समझना है तो देखिए, सबसे पहले आजकल के बच्चों का क्या है, शॉर्ट के पीछे भागे जा रहे हैं। मोबाइल में भी देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। शॉर्ट वीडियो देखने से क्या होगा कि दिमाग शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब सोचने लगेगा 2 मिनट वाला, सोच भी आपका कैसा हो जाएगा 2 मिनट का। इसीलिए शॉर्ट पर ध्यान नहीं देना है, पहले इसको बनाने का प्रयास करेंगे, बनता कैसे है प्रश्न, उसके बाद इसका शॉर्ट, तब आपको दिमाग में एकदम हिट करेगा। अन्यथा सोचेंगे कि शॉर्ट को जैसे एक धागा है, धागा को अगर हम टुकड़ा टुकड़ा कर दें और फिर उसको जोड़कर बांधने का प्रयास करें तो क्या पड़ जाएगा काम। यानी लॉन्ग को शॉर्ट करना आसान है, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग करना बहुत कठिन है। तो अगर आप शॉर्ट को नहीं, लॉन्ग को समझ लेते हैं तो शॉर्ट आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ देगा, इसी का इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा दे देगा कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16/81। अब देखिए इनवर्स कर दिया, अब दे दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो पूछेगा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भैया ये क्षेत्रफल का अनुपात है तो इसको बस कुछ नहीं करना है, रूप बढ़ा देना है। क्या कर देना है, रूप। अगर क्षेत्रफल दिया है तो रूप बढ़ा देंगे, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, 4/9 यानी 4:9। देखिए यही था ना प्रश्न। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है विपरीत। अगर क्षेत्रफल दे करके भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, रूट अंडर कर देंगे। अगर भुजा दे करके आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा का क्या कर देंगे, बस स्क्वायर कर देंगे। यही है समरूपता में, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, मेरा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों को यथाशीघ्र समझने का ऐसा बता दें कि सिस्टम की कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से बच्चे समझ लें। बाकी न समझ में आए तो बताएंगे जरूर। चलिए इसको साफ करते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए इससे भी प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में। चलिए इसको साफ किया जाए। वो भी विषय हम पढ़ाते हो तो कमेंट जरूर करेंगे कि हम सही है या गलत, ठीक है। चलिए प्रश्न है अच्छा स्पर्श रेखा से। चलिए तो पहले स्पर्श रेखा समझ लेते हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छूना, छू करके निकल गए। जैसे हवा हमें हमारे शरीर से स्पर्श करके निकलती है, यानी हमारे शरीर को छू करके निकलते हैं, तो स्पर्श रेखा क्या होता है। जैसे एक सर्किल है, वृत्त है, पूछा जाएगा कि एक वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो देखिए मान के चलिए एक बिंदु हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लिया P, इसका नाम दे दिया हमने क्या बाबू P। अब पूछेगा कि इससे कितनी स्पर्श रेखा, तो देखिए P बिंदु से अगर हम यहाँ से ले चलते हैं, एक रेखा ही हो गया सीधा, दूसरी रेखा यहाँ से जाएगा, एक ही बिंदु को टच करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे P। अब बाह्य बिंदु आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बाह्य बिंदु। क्या हो गया, बाह्य बिंदु, यानी बाहर स्थित है, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी। तो याद रखेंगे बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब डालते हैं, जो लंब गिरता है वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यही आपका जो स्पर्श रेखा पर लंब डाले, यह क्या हो गया, केंद्र से त्रिज्या का निर्माण कर रहा है। ये हो गया आपका R, ये भी क्या हो गया R। कोई दिक्कत। चले तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, चलिए किसी बाह्य बिंदु P से, चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। बाह्य बिंदु हमने रखा P से 2 स्पर्श रेखाएं PA, इसका नाम दे दिए PA।
और यहाँ पे स्पर्श रेखा जो आया इसका नाम दे दिया PB। क्या नाम दे दिया? PB। खींची गई। यदि PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कितना है? 8, तो PB क्या मान पूछा है? PA बराबर कितना था? 8 सेंटीमीटर, तो PB बराबर पूछा है। तो बाबू ध्यान दीजिए, अगर दोनों बाह्य बिंदु से अगर हम पृथ्वी बोल रहे हैं वृत्त पर दो स्पर्श, कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। तो दोनों स्पर्श रेखा का मान हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो PA का मान अगर 8 है तो PB का मान भी कितना? 8 सेंटीमीटर। ऐसा थोड़ी है कि एगो बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। दोनों स्पर्श रेखाओं का मान क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। चलिए, कोई दिक्कत? सेंटर हो गया यहाँ पे, यही आपका स्पर्श रेखा। चलिए एक प्रश्न, हाँ, स्पर्श रेखा से आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न और हैं अलग तरीके का। प्रश्न है, देखिए अगला है, एक सिक्के की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, क्या होगी? चलिए, सिक्का हम लोग देखे हैं। सिक्का में क्या होते हैं? एक होता है हेड होता है, एक में टेल होता है। ठीक है ना? हेड और टेल मतलब दो पहलू हैं, हेड और टेल। अगर हम मान के चले कॉइन्स को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना? या तो हेड आएगा या टेल। लेकिन सिक्का के कितने पहलू हैं? पहलू इसके कितने हैं? 2। पहलू की संख्या 2। उछालना है, उछाल दिए, एक बार सिक्का उछला, एक ही सिक्का है तो इसके 2 पहलू। तो चित आने की संभावना पूछा है, चित आने की संभावना या प्रायिकता। तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक ही बार उछाले तो चित और पट दोनों एक ही साथ आ जाए। एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का में या तो चित हो सकता है या पट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बनेगा 1 और पहलू कितने हैं? 2। यानी अगर सिक्का 2 बार उछालिएगा तो एक बार चित या एक बार पट आने की संभावना होगी। तो चित आने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। अगर पूछ दे पट आने की प्रायिकता तो पट में भी वही होगी प्रक्रिया, 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पूछा क्या है? मान दिया गया 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक। अगर इस तरह का डाटा दिया रहे तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है। पहले तो इसको सजा देते हैं असेंडिंग आरोही क्रम में, 2, 3, 3, 5, 6, 7। अब इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है। बहुलक बराबर जिसका मान यानी जिसका प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया उसको क्या कहेंगे? बहुलक। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे अधिक बार किसका प्रयोग हुआ है? 3 का 2 बार, 7 एक ही बार है, 5 एक ही बार, 6। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका? 3। बस कुछ नहीं करना इसमें। बहुलक क्या हो गया? 3। कहीं कहीं इसका पूछ देता बाबू परिसर। क्या पूछ देता है? परिसर। तो परिसर बराबर, ध्यान दीजिएगा, परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी बड़ा अंक माइनस छोटा अंक भी कहीं कहीं कह देता है। आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आ जाए। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ऊपरी सीमा क्या है? 7। निचली सीमा क्या है? 2। तो परिसर कितना हो गया? 7 में से 2 गया 5। ठीक है ना? माध्य तो आप जानते होंगे। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का बटे संख्याओं की संख्या। माध्य बराबर देख लेते हैं। चलिए इसके भी चर्चा कर लेते हैं। माध्य बराबर सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। जितने अंक उससे भाग दे दीजिए। 5 2 7 7 14 3 17 17 3 20 26। एक बार देख ले, 6 3 9 3 12 7 19 5 24 26। 26 बटा कितने हैं? 3 3 6। 13 2 26, 3 2 6, 13 बटा 3, 3 चौके 12, 4.33।
अब देख इस पर रेकरिंग लिख सकते हैं क्योंकि यही मान रिपीटेड होगा 4.33। चलिए हो गया मान। इस तरह के प्रश्न, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आज हमने 5-6 चैप्टर का प्रश्न देखा, स्पर्श रेखा से देखा, द्विघात बहुपद से देखा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से देखा, माध्यमाधिका बहुलक से देखा। अब एक प्रश्न आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाया जाता है। टेस्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक। चलिए व्यास क्या होता है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलिए प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास की एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक। चलिए हम बना लेते हैं, एक सर्किल बना लिया हमने, ये हो गया सेंटर केंद्र। अब केंद्र से होकर खींची गई रेखा जो वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट दे, यह क्या हो गया, व्यास। इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, नामकरण। व्यास का नाम है AB। अगर व्यास क्या है, AB। बिंदु आपको डिवाइड करने वाला है O, ठीक है ना, बीच में। इसका निर्देशांक दिया गया है, एक छोर का निर्देशांक है, पहला का पॉइंट है, एक का मान दिया गया आपका 1 और 4। चलिए केंद्र का निर्देशांक O का दिया गया है 2 और -3, 2 और -3। तो पूछ रहा है इसका मान, तो इसका मान लेते हैं x और y। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हो गया। पहला जो बिंदु है उसका निर्देशांक दे दिया 1, 4, दूसरा बिंदु दे दिया उसका निर्देशांक 2 और -3। तो तीसरे का निकालना है इसमें। पहले तो देखना होगा समरेखी है या नहीं। चलिए तो पहले A और O के बीच की दूरी निकालेंगे। A और O के बीच की दूरी, A और O के बीच की दूरी यानी AO बराबर क्या होगा, तो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको कहते हैं दूरी सूत्र, होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चले, अब देखते हैं कि x1 और x2 क्या है। देखिए यहाँ पे 1 और 4 है, तो पहला जो मान होता है x को प्रदर्शित करता है, अगला मान y को। तो यहाँ पे x1 1 हो गया, y1 और x1 हो गया, क्या हो गया, y1। ये हो गया आपका x2 और क्या हो गया, y2। तो x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, प्लस y1 कितना है
y1 4 माइनस y2 कितना हो जाएगा -3। तो 2 में से क्या -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 7 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 49 बराबर तो हो गया √50। ये तो हो गया डिस्टेंस का, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है √50। ओहो सॉरी ये फार्मूला नहीं रहेगा इसमें, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक है चलिए ध्यान दीजिए। जो सेंटर है, यह जो सेंटर यानी केंद्र जो है, डायमीटर यानी व्यास को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी एओ एक त्रिज्या अलग होगा, वो भी एक क्या होगा त्रिज्या। जैसे क्या मतलब जो त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। तो यहाँ से देखते ओ से बी की दूरी भी एक त्रिज्या है और ओ से की दूरी भी क्या है एक त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या आपस में क्या होती हैं बराबर, यानी ओ जो आपका क्या हो गया मध्य बिंदु, क्या हो गया मध्य बिंदु। जैसे यह रेखा निकल जाए अगर बाहर, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बी पॉइंट, तो ए का मान कितना दिया गया है 1 और 4, इसका मान दिया है 2 और बीच का मान दिया है मिडिल सेंटर में 2 और -3, इसको मान लेते हैं वो, और ये क्या है आपका सी बी है, x और y मान लिए इसको। देखिए तो इसमें सूत्र लगेगा कहाँ से, यहाँ से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला न लग करके इसमें क्या लगेगा, अगर देखिए ध्यान से, अगर एक कोई रेखा है और बीच में कोई अन्य बिंदु इसको समान भागों में विभाजित करेगा, समान भागों में विभाजित कर दिया, तो देखिए समान भाग में नहीं हुआ, ए बी आपका क्या था व्यास था, लेकिन केंद्र से पर गुजरा है तो केंद्र का मान दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये आधा हो गया, दो समान भागों में विभक्त हो गया। तो सवाल है कि ए और ओ का मान दिया है, लेकिन निकालना क्या है बी का मान। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेखाखंड पर तीसरी बिंदु समान भाग में समद्विभाजित करती है या समद्विभाजित करती है, तीसरी बिंदु रेखाखंड को समद्विभाजित करती है, तो अब इसका नियम अलग है। क्या नियम है भाई, तो x बराबर होता है x1 + x2/2, यानी मध्य बिंदु का मान x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का मान मध्य बिंदु का मान ऑलरेडी दिया गया है, मध्य बिंदु का मान कितना है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे है 2 बराबर दिया गया है x, हमको देखिए यहाँ पे सॉरी x2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा x2 और y2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का मान दिया गया है, x का मान कितना है आपका, यानी x हो गया ये मध्य बिंदु वाला, ये हो गया 2, क्या है 2, तो हो जाएगा x बराबर 2 बराबर x1 कितना है, x1 आपका है 1, अब प्लस x2 कितना है आप पता नहीं है तो x2 लिख लेंगे, बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी की 4 बराबर क्या होगा 1 + x2, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। चलिए इसका मान निकल गया 3। अब चलिए y वाला कॉन्सेप्ट पर आ जाए, तो y का मान क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, y का मान यहाँ पे -3, तो -3 बराबर फार्मूला क्या है y1 + y2। चलिए y1 का मान 4 है,
लेकिन y2 का मान हमारा निकालना है। y2 बटे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर 4 प्लस y2, यानी -6 - 4 बराबर क्या हो जाएगा y2। इसलिए y2 बराबर क्या हो जाएगा y2 बराबर -6 - 4 -10। अब ध्यान दीजिए हमारा आ गया x x2 और y2 का मान आ गया, और x2 y2 हमने किसको माना था b बिंदु को, यानी b का निर्देशांक x2, y2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना आया है ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखा जाएगा, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में है 3 और माइनस, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 3 और माइनस ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? सर्किल पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है रेखाखंड मध्य बिंदु। मध्य का मतलब होता है बीचों बीच, तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला है, ये तो आपका मैथ जो बेस्ट था, थोड़ा सा इसको हम हल्का फुल्का बता देते हैं। मध्य बिंदु क्या होता है पहले ये जान लो। मध्य का मतलब बीचों बीच, जैसे ही रेखाखंड ए और बी इसके क्या है निर्देशांक है, और बीचों बीच का मतलब ऐसा कोई एक बिंदु आ जाए तो दोनों को समान भाग में विभाजित कर दे, यानी दोनों का अनुपात क्या रहे इक्वल। तो इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक बराबर भी कह सकते हैं। निर्देशांक x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। देखिए इसी फॉर्मूले पर इस प्रश्न को हमने बनाया है, ठीक है। अब इसको चेक भी एक बार कर ही लेंगे कि सही जा रहा है या गलत, ठीक। अब जैसे मान के चले हमें दिया गया है, सपोज कीजिए कि हमको 2 और -3 नहीं है, मेरे पास 2 और 3 नहीं है, इसके जगह पर क्या दे दिया गया। पहले प्रश्न को उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। थोड़ा इसके पहले जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था, वो एक्चुअली में होता नहीं, वो डिस्टेंस दूरी निकालने में होता है। चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल। चलिए सपोज कीजिए यही प्रश्न रहता कि एक वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त का एक व्यास है, व्यास के 2 निर्देशांक दिए गए हैं। पहला निर्देशांक है 1 और 4 और दूसरा निर्देशांक 3 और -10। 3 और -10 अभी हमारा आंसर यही आया था ना, 3 और -10। इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मध्य बिंदु का मान क्या दिया गया था 2 और -3। ये क्या है 2 और -3, यही हमको लाना है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसको। कहेगा प्रश्न में कि यदि किसी वृत्त का व्यास जिसका निर्देशांक 1 और 4 और दूसरा निर्देशांक 3 और -10 है, तो इसका केंद्र का मान क्या होगा। किसका मान? केंद्र का मान। तो ध्यान से देखिए, अगर एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त में व्यास खींचते हैं, तो व्यास में 2 बिंदु ए और बी हो गए, क्या हो गया ए और बी, और बीच में सेंटर केंद्र। तो जो केंद्र है यह व्यास को 2 बराबर भागों में बांट देता है या नहीं। बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया। तो त्रिज्या में जितना एओ होगा उतना ही ओ बी का डिस्टेंस होगा। आई बात समझ में, यानी वो आपका बीचों बीच होगा। तो अभी फार्मूला हमने बताया मध्य बिंदु का, देखें मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। चलिए तो अगर हम यहाँ x को 1 है, इसको मान लेते हैं हम x1, इसको क्या मान लिए y1, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको मान लिया हमने x2, इसको मान लिया y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, फार्मूला सेट कर लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला आपका है x बराबर क्या है x1 प्लस x2/2। चलिए तो x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है 3/2 हो गया। 3 है 1 4/2 कितना गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2।
तो y1 कितना है आपका 4 प्लस y2 कितना है -10, -10 लिख लिया बटा 2। इसको कर सकते हैं 4 - 10 बटा 2, तो 10 में से 4 गया 6, -6 बटा 2, 2 3 6 यानी -3, यानी x का वैल्यू 2। और x हमने किसको माना था? मूल बिंदु O का निर्देशांक x y अगर हो तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, यही ना है। चलिए आ गया, यानी हमारा प्रश्न सही, यानी इसका जो बिंदु का मान आएगा दूसरे बिंदु का मान 3 और -10। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक गोले से प्रश्न बना लिया जाए। इसको उतारना चाहते हैं तो उतारिए। चलिए साफ कर ही देते हैं। देखिए मैथ ऐसा विषय है कि इससे जितना दूर भागिएगा उतना ही भगाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हम लोग इतना पढ़ते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में, लाइफ में इसका क्या यूज है ना? तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि भैया हिस्ट्री पॉलिटी का क्या यूज है? तो बिल्कुल है। अब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप केवल हिस्ट्री समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस उतना ही से। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, सोचने का, समझने का, कितना आपका मेमोरी पावर है, याद करने की क्षमता क्या है, इसका विकास होता है। आगे देखते हैं गोला से। चलो रे गोला बनो। गोला क्या होता है? ठोस होता है। अगर भैया ठोस ना होगा तो विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? गोला मतलब साइकिल में बॉल होता है, देखे होंगे बैरिंग में छोटा छोटा, वो भी एक गोले का एग्जाम्पल है। बस यार लोग खेलता है ये भी एंटी, वो भी क्या है? ये गोला है। क्या है बाबू? गोला। समझे भोला? दिस इज गोला। चलिए कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ बहुत बढ़िया बात। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने में है बाहरी बाहरी घूम जाऊं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका व्यास क्या होगा? गोले का व्यास क्या होगा? चले भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 616, तो पहले तो इसको फार्मूला जाने। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए गोला को अगर काटा जाए बीचे बीचे, दो भाग में बटेगा, फिर उसको काटा जाए तो फिर सर्किल टोटल क्या है? वो सर्किल 4, तब 4 पाई r स्क्वायर। कहाँ पड़ता है प्रश्न? तो 616 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है बराबर 4 पाई का मान 22/7। हाँ चलिए थोड़ा सा इसमें रुकते हैं, सवाल हम करते हैं। पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय? बताना है आपको। पाई का मान जो है आज तक इसका क्लियर ही नहीं हुआ, इनफिनाइट तक जानता है। तो जिसका इनफिनाइट तक जो है सीमा नहीं है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन अगर 22/7 लिख देते हैं तो यह परिमेय संख्या, क्योंकि अपी बाई क्यू के रूप में, किस रूप में आ गया? अपी बटा क्यू। चलिए आर का वैल्यू तो निकालना है तो हम लिख देंगे, सिंपल सा बात। चलिए अब देखो ये 7 क्या है? यहाँ डिवाइड यानी भागे ग्रुप में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना 616 गुने 7 बराबर 88 गुने r स्क्वायर। सिंपल सा कर दीजिए। अब r स्क्वायर बराबर 616 गुने 7 बटा 88 कर सकते हैं बचवा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 11 8 88, 11 11 25 55, 11 6 66, 8 7 56, यानी r स्क्वायर बराबर अपने के जी हो गया 7 गुने 7। तो r बराबर
ये इसको इधर क्या कर देगा, रूट 7 गुने 7 वैल्यू कितना हो गया 7। यानी त्रिज्या आपका आ गया बोले का कितना 7 सेंटीमीटर। तो पूछा है डी यानी डायमीटर यानी व्यास, तो डी बराबर 2 × r 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो देखकर अब गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r। इसके आधार पर इसका हम आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न, 1 घन मीटर बराबर, याद रखें जैसे कोई टंकी होता है पानी भरने वाला, तो टंकी जो बनता है सीमेंटेड का वह कैसा होता है, घनाभ का। तो कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। जैसे एक सवाल है, सपोज करते हैं सवाल, तब तक सवाल नहीं रहेगा तब तक प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे मान के चलिए एक टंकी की लंबाई दे दी है 5 मीटर, 50 मीटर, चौड़ाई नहीं 50 नहीं 5 रहने दे, और नंबर की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस टंकी की धारिता क्या होगा, टंकी की धारिता क्या होगी। बहुत गजब का प्रश्न है भाई, यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टंकी, ठीक है, लंबाई 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3। हमने बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जहां कंसेप्ट आ जाए वह क्या होगा, घनाभ होगा। कैसा होगा बाबू, घनाभ। तो देखिए घनाभ कैसा होता है, चलिए ध्यान से थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, बाकी तो हम फिगर तो बहुत शानदार बनाते हैं ना। चलिए देखिए टंकी बन गया, टंकी की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ 5 मीटर और यहाँ से यहाँ ऊंचाई 3 मीटर है। फिगर में तो लग नहीं रहा है कि 5 मीटर, लेकिन मान लेते हैं। Incoming voice call from Neha Geo. चलिए पूछा टंकी की धारिता, तो पानी को हम लोग कहाँ रखेंगे, टंकी के आयतन में। तो टंकी का आयतन निकाल लो, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H। तो हो जाएगा 10 गुने 5 गुने 3, यानी 10 × 50 दिया 150 मीटर क्यूब। अब तो भैया पानी टंकी की धारिता पूछा, यानी कितना लीटर पानी अटेगा इसमें, ठीक है ना, कितना लीटर इसमें पानी अटेगा, ये प्रश्न है। चलिए तो अब आंसर तो आपका दे रहा है 150 वर्ग अति घन मीटर, लेकिन पानी लीटर में होता है, यानी धारिता क्या होगा लीटर में। तो याद रखेंगे कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसमें कितना घन मीटर पानी अट रहा है, 150 घन मीटर, यानी 150 गुने 1000, यानी 150 पर क्या हो जाएगा 30 लीटर, यानी 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 लीटर इस टंकी में पानी भरा जाएगा। कितना, 1,50,000। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे आगे जो भी आपको समस्या हो किसी भी चैप्टर से तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि हम उस पर फिर अगला वीडियो बना सकें। चलिए शुभ रात्रि।